बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 209A, जिसमें है यूनिफॉर्म के रिलेटेड के यूनिफॉर्म है द बोर्ड में बाई अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब्ड रूल फॉर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म बाई द ऑफिसर्स एंड द स्टाफ और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के बोर्ड जो है रूल बना सकता है कि किस तरह से कौन कौन से कलर किस डिज़ाइन का यूनिफॉर्म पहने एफबीआर के ऑफिसर्स और स्टाफ दोनों। सेक्शन 210 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन का, कि अपनी पावर्स जो है वो कौन कहाँ कहाँ डेलीगेट कर सकता है, कि कमिश्नर अपनी पावर्स जो, क्योंकि ऑडिट की इन्फोर्समेंट की ला जो ज़्यादा पावर्स वो कमिश्नर्स को ही देता है, तो क्या कमिश्नर अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं एडिशनल कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को। इस हवाले से ये लेक्चर है और वो करते हैं पावर अपनी, कमिश्नर जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर देता है ऑडिट करने की। आपने जब देखा होगा कि ऑडिट का लेटर आता है तो फिर उसमें कहते हैं कि फ़लाँ यूनिट का असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसको परसू करेगा, आगे कंप्लीट करेगा ऑडिट को, मीन वो अपनी पावर उसको फिर डेलीगेट कर देते हैं। द कमिश्नर सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A may by an order in writing delegate to any ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, यानी कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का कोई भी ऑफिसर हो तो उसको अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं। सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर all or any of the powers or function conferred upon or assigned to the commissioner under this ordinance other than the power of delegation, कि उसकी जो पावर जो है कमिश्नर की, कि वो अपनी जो असाइन किए गए हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी काम वो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को पावर का डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन डेलीगेशन की पावर उसे नहीं दे सकते कि वो मज़ीद डेलीगेट कर दे। इसी तरह सब सेक्शन 1A है, द कमिश्नर शैल नॉट डेलीगेट द पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द असेसमेंट contained in subsection 5A of section 122 and amendment of order in recovery under the section 3 of section 161 an officer of inland revenue below the rank of additional commissioner inland revenue, कि जब अमेंडमेंट किसी असेसमेंट ऑर्डर में करनी है 122(5)(a) की या फिर सबसेक्शन 161 सबसेक्शन 3 की करनी है, तो वो जो पावर डेलीगेट है वो सिर्फ एडिशनल कमिश्नर तक की जा सकती है, उससे नीचे नहीं की जा सकती, यानी कि वो पावर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर बनाया होता है तो उसको फिर वो अमेंडमेंट की जो है वो सिर्फ एडिशनल कमिश्नर तक पावर डेलीगेट की जाती है। इसी तरह इसीलिए आपने देखा होगा कि 122(5)(a) का जो ऑर्डर है वो सिर्फ एडिशनल कमिश्नर का आता है, उसको डिप्टी कमिश्नर नहीं करता। इसी तरह 1B है, द कमिश्नर में बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग डेलीगेट द स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 177(177). अब जब 177(11) की जो पावर्स होती हैं कि स्पेशल ऑडिट पैनल बनाया जाता है, वो ऑडिट की अब पावर्स तो कमिश्नर की हैं लेकिन वो डेलीगेट कर देते हैं उस पैनल को, आर टू द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द फर्म ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय द बोर्ड द कमिश्नर टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द पर्सन्स अंडर सेक्शन 177 ऑल आर एनी पावर ऑफ द फंक्शन कंडक्ट एन ऑडिट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो वो जो कमिश्नर की पावर है वो बोर्ड जब सिलेक्शन करता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, वो ऑडिट देता है 177 का, तो वो कमिश्नर की बेसिकली पावर है, तो वो कमिश्नर पावर अपनी डेलीगेट कर रहे होते हैं। An order under section 1 may by in respect of all or any person or a class of person areas falling in the jurisdiction of commissioner। तो जो सेक्शन 1 में है वो किसी को या जो किसी एक को जो है वो पावर डेलीगेट की जाती है। द कमिश्नर शैल हैव द पावर टू कैंसल मॉडिफाई आल्टर अमेंड ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1। तो कमिश्नर उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, ये भी कमिश्नर की पावर है कि आप उसको क्या पावर्स को कैंसिल की जा सकते हैं या मॉडिफाई की जाती हैं। सेक्शन है 211 पावर और फंक्शन टू एक्सरसाइज, के जो पावर्स हैं और फंक्शन है उसको किस तरह से एक्सरसाइज करना है, वेयर बाई विर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 or an officer inland revenue or by a special audit panel appointed under section 11 of the section 177 exercise of the power perform
function of the commissioner, such power or the function shall be treated as having been exercised or performed by the commissioner. जब ये पावर्स डेलीगेट की जाती हैं और परफॉर्म कर रहा है कोई एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ द कमिश्नर कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कमिश्नर ही कर रहा है। द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ द कमिश्नर बाय एन ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू शैल नॉट प्रिवेंट एक्सरसाइज ऑफ द पावर आर परफॉर्म ऑफ द फंक्शन बाय द कमिश्नर, कि अगर वो कर रहा है तो कमिश्नर को ये नहीं रोक सकते कि कमिश्नर ये परफॉर्म पावर नहीं कर सकता, तो कमिश्नर की क्योंकि अपनी पावर है तो वो खुद भी उसको कर सकता है। द बोर्ड आर विद अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी कंपिटेंट टू एक्सरसाइज ऑल पावर कन्फर्ड अपॉन अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट टू इट, कि अगर कोई अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है और उसकी पावर्स जो है वो अथॉरिटी अगर यूज़ कर रही है तो उसको भी कोई हर्ज नहीं है, वो अथॉरिटी ये तमाम पावर्स जो है कमिश्नर की इस्तेमाल कर सकती हैं। अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल क्या है जी? द बोर्ड में बाई अ जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑथोराइज द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफ द कमिश्नर टू ग्रांट अप्रूवल इन एनी केस वेयर सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बोर्ड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो बोर्ड जो है ये एक जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर इशू करता है जिसके ज़रिए ऑथोराइज करता है कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को या कमिश्नर को कि इसकी अप्रूवल दी जाए कि वेयर अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड द बोर्ड अंडर दिस प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस, जहाँ कहीं भी कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो वो उसको अप्रूवल दे दी जाए। गाइडेंस टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, अब गाइडेंस किसने करनी है? बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस करता है। इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस द कमिश्नर और एनी टैक्सेशन ऑफिसर may be assigned, guide or instruct by any income tax authority to whom he is subordinate or any other person authorized in behalf of the board। तो अब ये है कि बोर्ड जो है वो जो असाइन करेगा अथॉरिटीज़ वो चीफ कमिश्नर को, और इसी तरह चीफ कमिश्नर कमिश्नर्स को, और नीचे नीचे होती जाएंगी, तो वो जो है अथॉरिटीज़ जो हैं वो असाइन की जाएंगी और उनको ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड की बिहाफ पे ऑथोराइज किया जाएगा। सेक्शन है 214 इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू फॉलो द ऑर्डर बाय द बोर्ड। ये सेल्स टैक्स में भी मैंने एक ये बात आपको बताई थी कि जो बोर्ड है वो सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है। बोर्ड का कोई भी लेटर है, कोई भी उसका ऑर्डर है, वो बाउंड है सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उसको फुलफ़िल करने की। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 all income tax authorities and other person employed in the execution of this ordinance shall observe and follow the order instruction direction issued by the board, कि जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी बोर्ड की तरफ से ऑर्डर्स किए गए हैं वो सारे जो हैं वो फॉलो करेंगी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी ऑर्डिनेंस 2001 के तहत काम कर रही हैं। नो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन शैल बी गिवन बाय द बोर्ड दैट विल इंटरफेयर विद द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर अपील इन एक्सरसाइज ऑफ द एपलेट फंक्शन। तो अब ये एक बात है कि वो जो कहते हैं जी नहीं जी कमिश्नर अपील जो है वो एफबीआर का ही बंदा होता है, नहीं भाई, एफबीआर का वो कमिश्नर अपील जो है वो नहीं फॉलो करता उसकी डायरेक्शंस को, वो जो है एपलेट फोरम है क्योंकि, तो एप्टल फंक्शंस के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कुछ हो सकता है लेकिन एप्टल फंक्शन के एपलेट फंक्शन के लिए उसको फॉलो नहीं करता। सेक्शन है 214A कंडोनेशन ऑफ टाइम लिमिट। तो ये भी आपने अक्सर पढ़ा है कि वो बाज़ औक़ात हम कंडोनेशन ले लेते हैं, कुछ पावर कमिश्नर के पास होती है, कमिश्नर की पावर जब ख़त्म होती है तो फिर बोर्ड से कंडोनेशन ली जाती है, तो कि ये किसी चीज़ को यानी कि काम करने की एक टाइम लिमिट थी, लिमिट जब क्रॉस हो गई है तो या क्रॉस होने से पहले पहले कंडोनेशन लेनी चाहिए। वैसे वेयर एनी टाइम और पीरियड हैज़ बीन स्पेसिफाइड, कि यहाँ भी कोई टाइम और पीरियड स्पेसिफाइड होगा अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस are the rules made thereunder within any application to the made by or an act things is to be done the board में, तो उसमें जितने भी कोई ऐसा टाइम लिमिट की सिचुएशन है या कोई काम विदन करना है, अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड में एट एनी टाइम बिफोर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सच टाइम, ये जो मैंने बात की कि वो एक्सपायर होने से पहले पहले आपने बोर्ड को अप्लाई करना है। इन केस आर अ क्लास ऑफ केस परमिट such application to made such act or things to be done within such time period or it may consider appropriate, कि उसको appropriate टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उसके अंदर अंदर अब कर लिया जाए। तो ये बोर्ड के पास पावर होती है।
एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी करें तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एनी एक्ट आर थिंग्स इज टू बी डन इंक्लूडिंग एनी एक्ट थिंग्स टू बी डन बाय द टैक्स पेयर बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 207। तो टाइम लिमिट की जो चाहे बोर्ड ने चाहे करनी है, अथॉरिटीज़ ने चाहे करना है टैक्स पेयर ने, और उसका टाइम गुजर गया तो वो उसकी टाइम लिमिटेशन अगर गुजर रही है तो वो बोर्ड को कंडोनेशन अप्लाई कर देता है। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में बाय अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एंड सच other limitation or condition may be specified there empower the commissioner or a chief commissioner under this ordinance to exercise the power under this section in any case or class of cases। तो ये बोर्ड पावर बाज़-औक़ात कमिश्नर और चीफ कमिश्नर्स को भी दे देता है। बाद का आप देखें कि रिवाइज रिटर्न की पावर जो है वो कमिश्नर को दी होती है कि 4 महीने तक कमिश्नर ने अप्रूवल करनी है, अगर 4 महीने से एक्सीड हो गया तो फिर आपने बोर्ड पे जाना है। तो इसी तरह बाज़-औक़ात जो पावर्स हैं बोर्ड की कंडोनेशन की वो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को भी अलाउ कर देते हैं। प्रोवाइजो है, ये नई प्रोवाइजो है, इसमें क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टिपुलेटेड इन दिस सेक्शन आर एनी प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस आर एनी अदर applicable law currently in force, the notwithstanding any decision, order or judgment issued by any forum, authority, court or maximum period of extension under this section by the board or the commissioner as the case may be shall not exceed 2 year in the aggregate। हाँ, तो इसमें एक लिमिटेशन लगा दी गई है इस प्रोवाइजो में कि जो भी आपने एक्सटेंशन देनी है वो एक्सटेंशन जो है मैक्सिमम 2 ईयर तक की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये एक लिमिटेशन लग गई है। इस तरह एक और प्रोवाइजो है, आल्सो दैट वेयर देर आर द रीजन्स टू बिलीव दैट significant loss of the exchequer or the taxpayer has been caused to act omission, commission or any person by the commissioner, the committee members notified by the board may further condone the limitation specified for the period and it deems fit after providing reasonable opportunity to be heard by the person concerned। तो ये है कि ये अगर तो इसमें कोई नुकसान हो रहा है, कोई एक्सचेकर को प्रॉब्लम हो रही है, एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए रीज़नेबल और टाइम दिया जा सकता है, लेकिन उसमें हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कंसर्न पर्सन को, तो देन उसको आगे किया जा सकता है। सेक्शन है 214B पावर ऑफ द बोर्ड टू कॉल फॉर रिकॉर्ड। तो ये बोर्ड के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है। द बोर्ड में आर ऑफ इट्स ओन मोशन Carfall and examine the record of any department proceedings under the ordinance or the rules made thereunder for the purpose of satisfying itself to the legitimacy of the prosperity of any decision or the passed thereon may be passed on order is think fit। कि बोर्ड जो है किसी भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड, किसी चीज़ के भी रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मंगवा सकता है ताकि उसकी लेजिटिमेसी कायम रखी जाए और डिसीजन जो फिट हैं वो किए जाएँ। Provided that no order imposing enhancing any tax or penalty than the original levied shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of being heard। तो इस तरह अब रिकॉर्ड मंगवाया है तो उसमें किसी पे भी अगर कोई ऑर्डर हो चुका है या पास हो चुका है उससे ज़्यादा नहीं पेनल्टी लगाई जा सकती जब तक कि वो टैक्स पेयर को सुना ना जाए और उसको हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए। नो प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड इन केस वेयर एन अपील इज पेंडिंग। अगर कमिश्नर अपील के पास उसकी अपील है अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर बोर्ड ऐसी कोई इनिशिएशन नहीं लेगा। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसीजन। और अगर डिसीजन को 3 साल हो चुके हैं तो फिर उसके बाद भी बोर्ड जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। यानी कि पावर है बोर्ड के पास, लेकिन उसमें यह है कि अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है तो टैक्स पेयर को हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और अगर अपील में चल रहा है तो फिर भी नहीं सुन सकता और 3 साल गुजर गए हैं तो फिर भी बोर्ड कॉल नहीं कर सका। अब सेक्शन है 214C जो है सिलेक्शन फॉर ऑर्डर बाय द बोर्ड। जैसे कि बोर्ड सेलेक्ट करता है ऑर्डर, 72B का सेल्स टैक्स में हमने पढ़ा था जैसे बोर्ड सेलेक्ट करता है, और 214C का जो है ये इनकम टैक्स में है कि बोर्ड आप टैक्स पेयर का ऑडिट सेलेक्ट कर सकता है। तो बोर्ड बाई बैलेटिंग कर सकता है, रैंडमिंग और पैरामेट्रिक बैलेटिंग के जरिए कर सकता है। तो बोर्ड जो ऑडिट सेलेक्ट करेगा उसको 177 के तहत जो कमिश्नर ऑडिट करता है वो उसके तहत उसको फिर ऑडिट किया जाएगा। और ये चीज़ कमिश्नर को नहीं रोकती कि बोर्ड कर रहा है तो कमिश्नर ना करे, दोनों की इंडिपेंडेंट पावर है।
तो इसको लॉ क्या कहता है, दी बोर्ड में सिलेक्ट अ पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन फॉर द ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स थ्रू द कंप्यूटर बेल्ट विच मे बी अ रैंडम आर पैरामीट्रिक एज द बोर्ड में डीम्स फिट। तो वो कंप्यूटर बेल्ट के जरिए करेगा। तो अब बेल्ट जो है या तो रैंडम हो सकती है, रैंडमली किसी को सिलेक्ट किया जा सकता है, या कुछ पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं कि ये अगर कोई लोग कर रहे हैं, पिछले साल उसकी इनकम ज़्यादा थी अब कम आई है, एक पैरामीटर ये बना लिया, गिफ्ट किसी ने दिया है ये पैरामीटर बना लिया, या फिर ऐसे है कि इनहेरिटेंस की या रेमिटेंस की किसी की आ रही है उसको पैरामीटर बना लिया। तो इसी तरह से कुछ पैरामीटर्स बना के उसकी बिहाफ पे भी बोर्ड जो है वो सिलेक्शन कर सकता है। तो सेक्शन 1A है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द बोर्ड शैल कीप पैरामीटर कॉन्फिडेंशियल। तो जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। सब सेक्शन 2 है, ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स पर्सन सिलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1, जो जिन्हें कि 214C(1) के तहत सेलेक्ट किया जाएगा उसको कंडक्ट एज पर द प्रोसीजर्स गिवन इन सेक्शन 177, जो कि मैंने आपको बताया है कि जैसे 177 के तहत ऑर्डर किया जाएगा, जो सिलेक्शन होगी बोर्ड की तरफ से उसको भी इसी तरह किया जाएगा। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एक्सपेक्ट द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 177 शेल अप्लाई अकॉर्डिंगली। पहली जो जिसमें के तहत है कि कमिश्नर इसको सिलेक्ट कर सकता है, उसके अलावा बाकी सारी जो है प्रोविजन इस पर लगाई जाएंगी। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट द बोर्ड शैल बी डीम्ड always to have had the power to select any person or a class of person for audit of the income tax affair। तो बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पर्सन के किसी के भी टैक्स अफेयर्स के चीज़ों को ऑडिट कर सकता है। और एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है जो मैंने आपको पहले बता दी है कि कमिश्नर का जो सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है 177 की और बोर्ड की इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को रोक नहीं सकती। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही आपको बता दी थी। अच्छा, अब सेक्शन है हमारे पास 214E क्लोजर ऑफ ऑडिट। आपको पता है 214D एक था सेक्शन जिसके ज़रिए ऑडिट जो है वो सिलेक्शन हो रही थी ऑडिट की, जो रिटर्न फाइल नहीं करता था, तो उसकी जो है उसकी क्लोजिंग के हवाले से ये आया है। नोट विथ स्टैंडिंग ओमिशन ऑफ सेक्शन 214 को जब अमिट किया गया, ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 214 शेल डीम्स टू हैव बीन कंक्लूडेड इफ़। तो उनको कंक्लूड किया जाएगा कैसे, इफ़ द टैक्स पेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 1 द ओमिटेड सेक्शन 214D। तो अब ये है कि क्योंकि सेक्शन ओमिट हो गया जिसके तहत किया जाएगा, इसको कंक्लूड कर दिया। नोटिस अंडर सेक्शन 122 हैज़ नॉट बीन इशूड, अगर नोटिस नहीं है 122 का किया फिर भी कंक्लूड कर दिया जाएगा। द टैक्स पेयर हैज़ रिवाइज रिटर्न वॉलंटरली, अगर उसने वॉलंटरली टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज कर ली अकॉर्डिंगली एंड बाई 30 days ऑफ दिसंबर 2018 अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ 25% हायर टैक्स उसने पे कर दिया, then the tax paid in the return on the basis of tax of the income where no tax is payable, 2% of the turnover, and where the no turnover is declared penalty under entry of serial number 1 of subsection 1 of the section 182 has been paid voluntarily। या तो उसने टैक्स 25% एक्सटीज कर दिया या टर्नओवर का 2% टैक्स कर दिया तो उसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन ऑफ रिवीजन of 25% higher tax or 2% of the turnover shall not apply if the tax payable of the income tax return including only a salary। अगर सिर्फ सैलरी की होगी तो फिर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, आर द इनकम सब्जेक्ट टू या फाइनल टैक्सेशन की होगी या फिर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 169 आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अंडर सेक्शन 5, 5AA, 6, 7 और 7A और 7B के तहत अगर टैक्स होगा तो फिर भी ये 25 और 2% वाली कंडीशन नहीं होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ओनली ऑडिट इनिशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिलेक्शन अंडर द ओमिटेड सेक्शन 214D shall stand abated under this section and the audit initiated on the basis of the definite information, otherwise the provision of section 177 or 214C shall be कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली। तो इसको जो है जो 214D का सिलेक्शन है वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन अगर 177 और 214C की है वो उसको इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किया जाएगा। नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1
The board may prescribe procedure and conclusion of the audit of the income tax affairs person automatically select for audit under section omitted section 214। तो बोर्ड इसके प्रोसीजर्स बताएगा, प्रेस्क्राइब करेगा रूल के किस तरह से इनको क्लोज किया जाए जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुई है 214D की। The prescribed procedure under section 2 may include the acceptance of the declared income of taxpayer for the tax year subject to the condition specified therein। तो जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है सब सेक्शन 2 का वो एक्सेप्टेंस एंड डिक्लेयर ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर सब्जेक्ट कंडीशन स्पेसिफाइड देयर अंडर, जो रूल्स में बताया गया है उसके मुताबिक करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 214E। इसको कंक्लूड हमने कर लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप इसको बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।